जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी डेली एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मयूर मोगरे और इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हमें सक्सेस दिलाने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेस अवेलेबल है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि यूजीसी नेट, नाबार्ड, यूपीएससी, स्टेट PSC, लॉ एग्जाम। आप विजिट कर सकते हो studyiq.com या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और आप PDF के लिए मुझे t.me/मयूर इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। तो अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला आता है कीस्टोन स्पीशीज, इसका लो फंक्शनल रिडंडेंसी होती है। अब कीस्टोन स्पीशीज मतलब क्या होता है, तो मूल तत्व जाति। तो मूल तत्व जाति जो है उनका लो फंक्शनल रिडंडेंसी होती है। दूसरा आता है कि कोरल्स जो है वो की एग्जाम्पल है फाउंडेशन स्पीशीज के। फाउंडेशन स्पीशीज मतलब क्या होता है, नींव प्रजातियां। और तीसरा आता है फ्लैगशिप स्पीशीज जो होते हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं क्रिएट और मेंटेन करने में कोई भी हैबिटेट। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला जो है ये बिल्कुल सही आता है, दूसरा अगर देखोगे तो ये भी बिल्कुल सही आता है, और तीसरा अगर देखोगे तो ये गलत हो जाता है। जवाब रहेगा 1 और 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कीस्टोन स्पीशीज जो है ये एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं इंटायर इकोसिस्टम को। मतलब कि कोई एक इकोसिस्टम है और वो इकोसिस्टम किस तरीके की है, क्या है, तो जो कीस्टोन स्पीशीज रहेगा वो डिफाइन करेगा किस तरीके की है। और अगर हम कीस्टोन स्पीशीज को निकाल देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा पूरे इकोसिस्टम को सर्वाइव करने के लिए। इसीलिए उनका लो फंक्शनल रिडंडेंसी होती है। मतलब अगर वो स्पीशीज डिसअपियर हो जाता है इकोसिस्टम से तो बाकी की जो स्पीशीज है वो भी अपना इकोलॉजिकल नीश जो है वो फिल करने में असमर्थ रहते हैं। फ्लैगशिप स्पीशीज जो होती है वो स्पीशीज ऐसी होती है जो कि एक एम्बेसडर करके एक्ट करती है। मतलब एक आइकॉन जो होता है या फिर सिंबल होता है जो कि एक हैबिटेट को डिफाइन करता है। तो उस तरीके से फ्लैगशिप स्पीशीज होती है। मतलब देखिए, अगर फ्लैग हम देखते हैं तो फ्लैग एक कंट्री को डिफाइन करता है ना, मतलब कोई भी कंट्री होगी तो उसे डिफाइन करेगा। और उसी तरीके से फ्लैगशिप स्पीशीज जो होती है वो एक एम्बेसडर करके मतलब एक हैबिटेट को डिफाइन करती है। और ये यूजुअली रिलेटिवली लार्ज होती है और क्रिज्मेटिक होती है, मतलब काफ़ी उसमें चार्म होता है। और कोरल जो है वो एग्जाम्पल है फाउंडेशन स्पीशीज के। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि आपको ऑर्नेट नैरो माउथ फ्रॉग के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये राजस्थान स्टेट में फाउंड होता है। और दूसरा है कि ये क्लासीफाई किया गया है लीस्ट कंसर्न IUCN लिस्ट में। तो लीस्ट कंसर्न मतलब कौन सी होती है, संकट मुक्त। तो ये हिंदी में बोला जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में हिंदी में जो प्रणालियाँ है वो बताई है, जैसे कि एंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब घोर संकटग्रस्त होती है, एक्सटिंक्ट मतलब कौन सी होती है, विलुप्त। और अगर हम एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड देखते हैं तो वन विलुप्त। तो इस तरीके से आपको पता रहना चाहिए भी। तो इसमें ये राजस्थान स्टेट जो है वहाँ पे फाउंड नहीं होता है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया। तो ये जो स्टेट्स है आजू बाजू के वहाँ पर फाउंड होती है। राजस्थान गलत हो जाता है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल सही है। जवाब रहेगा B2 ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हो कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मतलब IUCN का अगर हम देखते हैं तो लीस्ट कंसर्न का उसे टैग दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है और डेफिनेशन दिए हुए हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन के टाइप दिए हुए हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है जो कि रेंज इंक्रीज होता है सिंगल डिजिट से ओवर अ लॉन्गर। और दूसरा आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, मतलब रेंज जो है वेरी लार्ज होती है और प्राइसेस जो है वो ओवरनाइट एकदम शूटअप हो जाते हैं, एकदम ज़्यादा हो जाते हैं। और हाइपर इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि ट्रिपल डिजिट में चल जाता है, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाता है, मतलब डबल ट्रिपल डिजिट में इन्फ्लेशन जो है वो चला जाता है, उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अब देखिए, आपको टाइप जो है वो पता रहने चाहिए इन्फ्लेशन के। सबसे पहले आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि जैसे क्रीप कर रहा है ना पैसा जो है, मतलब इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, ये चल रहा है, मतलब कम हो रहा है, कम इसमें इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसे हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, मतलब माइल्ड इन्फ्लेशन इसे कहा जाता है। मतलब 3% या उससे कम साल का इन्फ्लेशन जो है वो रेट बढ़ता है। फिर आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन।
अब छोटा जो बच्चा है पहले क्रीपिंग तरीके से चलता है ना, दोनों हाथ नीचे टिका के पैरों पे, घुटनों पे, फिर उसके बाद वो चलने लगता है, वॉकिंग। मतलब क्या है, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। मतलब 3 to 10% पर ईयर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने लगता है, इतना ज़्यादा हो जाता है। और ये थोड़ा बहुत हार्मफुल होता है इकोनॉमी को, एकदम ज़्यादा भी नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत होता है। फिर उसके बाद आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अब गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि सीधा 10% से ज़्यादा जो है ये इन्फ्लेशन एकदम राइज हो जाता है इकोनॉमी में। मतलब डबल डिजिट में चला जाता है, ट्रिपल डिजिट में चला जाता है जो इन्फ्लेशन है वो, तो उसे हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होता है। फिर आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब क्या है, ओवरनाइट शूट आउट हो जाता है, एकदम से इन्फ्लेशन जो है वो एकदम आसमान छूता है। मतलब 50% से आगे सीधा इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला वाला जो है बिल्कुल सही है, सिंगल डिजिट में होता है लॉन्गर रेंज तक। गैलोपिंग इन्फ्लेशन अगर हम देखते हैं तो ये होता है डबल या ट्रिपल डिजिट में जाना, और हाइपर इन्फ्लेशन होता है कि रातों रात एकदम प्राइसेस जो है बढ़ जाना। तो ये दोनों गलत होते हैं। जवाब रहेगा 1 ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है लो इन्फ्लेशन रहता है, एकदम जैसा मैंने आपको बताया था 3% के आसपास इंक्रीज होता है। और गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत जगहों पर हमने गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो है वो फेस किया है, मतलब देखा है। और हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो मतलब एकदम रातों रात ओवरशूट प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वॉर जैसी सिचुएशन जब होती है वहाँ पर इस तरीके का होता है, जैसे जर्मनी में हमने देखने को मिला था। नेक्स्ट आता है ई कुबेर जो है वो काफ़ी न्यूज़ में चलता है, तो इसका मतलब क्या है। तो ई कुबेर जो है ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है आरबीआई का, तो इसका जवाब रहेगा डी। यहाँ पर आप देख सकते हो ई कुबेर जो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है आरबीआई का, जो इंप्लीमेंट किया गया था 2012 में। अब यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर जो है वो उनका अकाउंट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब पहले क्या होता था कि आपकी अगर ब्रांच कहीं पर है तो आपके ब्रांच में ही जाना पड़ता था आपको, वहीं से आप कुछ भी चीज़ एक्सेस कर सकते थे। लेकिन आप कहीं से भी, अब किसी भी तरीके से कहीं से भी आप जो आपका अकाउंट है उसे एक्सेस कर सकते हो। मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, उनके जो ब्रांचेस है वो एक कोर बैंकिंग फोल्ड में लाकर रख दिए हैं, उसे हम कहते हैं ई कुबेर। तो ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनियन टेरिटरीज के सेकंड चेंबर में, सेकंड चेंबर मतलब क्या होता है, राज्यसभा। फर्स्ट चेंबर मतलब होता है लोकसभा। तो यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर्स की बात हो रही है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, उनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इस पर्पस के लिए। और दूसरा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम्पावर्ड करती है पार्लियामेंट को कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटरी से लिए जाएंगे सेकंड चेंबर में, तो उसके बारे में पार्लियामेंट बताएगा किस तरीके से लिए जाएंगे, जो प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। और अगर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो ये गलत हो जाता है। देखिए जो फर्स्ट चेंबर है, मतलब अगर हम लोकसभा देखते हैं तो लोकसभा के लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि पार्लियामेंट को एम्पावर किया हमारे संविधान ने, लेकिन राज्यसभा के लिए ऐसा नहीं है, इसीलिए ये गलत हो जाता है। जवाब क्या रहेगा इसका, जवाब रहेगा करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इसलिए 1 जो है इसका सही जवाब रहेगा। यहाँ पर ही गलत हो गया है, यहाँ पर चाहिए ए, क्योंकि सही जवाब जो है वो पूछा गया था, गलत पूछा रहता तो बी इसका सही जवाब रहता। तो हमारा जो संविधान है उससे पार्लियामेंट को एम्पावर किया है कि मैनर ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं यूनियन टेरिटरीज के लोकसभा के लिए, ना कि राज्यसभा के लिए। अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज के राज्यसभा में, वो इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज से, स्पेसिफिकली इसी के लिए वो कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। और अगर हम 7 यूनियन टेरिटरीज देखते हैं तो उसमें से सिर्फ 2 दिल्ली और पुदुचेरी है, उनका रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में। बाकी जो यूनियन टेरिटरीज है उनकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है अपर हाउस। अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है। अपर हाउस मतलब कौन सा है, राज्यसभा है। लोअर हाउस मतलब कौन सा है, लोकसभा है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अनलाइक लोअर हाउस, डिसोल्यूशन ऑफ अपर हाउस टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। मतलब देखिए जो लोकसभा है उसका डिसोल्यूशन कब होता है, 5 सालों में, है ना। हर 5 साल में डिसोल्यूशन हो जाता है, सरकार चेंज हो जाती है। लेकिन राज्यसभा का डिसोल्यूशन जो है वो 5 साल में नहीं होता है, वो होता है 6 ईयर्स में। दूसरा है कि अगर हम संविधान की माने तो राज्यसभा के जो मेंबर्स है उनका टर्म दिया हुआ है 6 सालों का। मतलब संविधान के हिसाब से जो एक मेंबर होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, उसका जो टेन्योर है वो होता है 6 ईयर्स का। तीसरा अगर हम देखते हैं तो रिटायरिंग मेंबर जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए राज्यसभा के, सिर्फ ट्वाइस, 2 ही बार। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो पूछा गया है। पहला जो है ये गलत होता है। देखिए हमें समझना पड़ेगा
कि लोकसभा जो है वो एक टेम्पररी हाउस है। टेम्पररी हाउस मतलब क्या है कि 5 सालों में वो डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि सरकार जो है वो नहीं आती है। लेकिन जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस है, मतलब पूरा हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं वो रिटायर होते हैं और फिर नए लोग जो है वो चुनकर आते हैं। इसीलिए जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका 6 साल टेन्योर तो है ही, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमारे संविधान के हिसाब से नहीं है। बोला क्या गया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए गलत हो जाता है। तीसरा अगर हम देखते हैं रिटायरिंग मेंबर जो होते हैं टॉइस, क्यों टॉइस थोड़ी है इसका, तो ये भी गलत हो जाता है। तो एक भी सही नहीं है, जवाब रहेगा नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आप देख सकते हो राज्यसभा जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1952 में, और ये कंटिन्यूइंग चेंबर है, परमानेंट बॉडी है, ये कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती है। लेकिन जो 1/3 मेंबर है हर 2 साल में रिटायर होते हैं और ये जो सीट है ये फिल की जाती है। और रिटायर जो मेंबर होते हैं वो एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए और री नॉमिनेशंस के लिए कितने भी बार, जब तक वो चाहे तब तक। नेक्स्ट यहाँ पर आता है करतास। ये जो सिस्टम है इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट जो है ये पहचानना है। तो ये जो सिस्टम है इसका मतलब है जो भी पोर्तुगीज टेरिटरी को पार करेगा उसे परमिट लेना पड़ेगा। परमिट मतलब क्या होता है, एक वीज़ा आप समझ लो, मतलब एकदम लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, वीज़ा टाइप कि ये परमिट लगता है या फिर उन्हें कैप्चर किया जाएगा। तो सी इसका सही जवाब है। अब यहाँ पर पोर्तुगीज करतास सिस्टम जो है ये क्या है, नेवल ट्रेड लाइसेंस है। जैसे हमारे यहाँ पर फारूक सीआर, तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ परमिट, दस्तक कुछ याद आ रहा है? नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि सैडलर कमीशन, इसके रिकमेंडेशंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। उन्होंने कहा था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है प्रोविंसेस में, वहाँ पर बोर्ड जो है उसका क्रिएशन होना चाहिए। दूसरा है कि एजुकेशन को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाना चाहिए। और तीसरा है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन से उसे सेपरेट करना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों जो है ये बिल्कुल सही है सैडलर कमीशन के हिसाब से, तो डी इसका सही जवाब रहेगा। तो अब यहाँ पर किस एक्ट की बात हो रही है, कौन सा एक्ट, उसे एनार्कियल या फिर रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 भी कहा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर सीधा साल दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन देखिए हमें कई बार ऐसा भी होता है जब हम पेपर सॉल्व करते हैं यूपीएससी में, तो ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जब 1990 दिया गया है तो हो सकता है ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर यूपीएससी हमसे ट्रिक खेल रही हो और इसका जवाब जो है वो डी ना हो, क्योंकि यहाँ भी 1990 नहीं, यहाँ भी 1990, इतना आसान जवाब यूपीएससी कैसे दे सकती है। तो हम ये सोचकर, ये समझकर गलती कर देते हैं। देखिए यूपीएससी में भी एकदम आसान, इजी, मॉडरेट और हार्ड इस तरीके के लेवल होती ही है। इजी क्वेश्चन होते ही है, मॉडरेट भी होते ही है और हार्ड भी होते ही है। और हार्ड जो है वहाँ पर अगर नहीं भी आता है आपको कोई बात नहीं, सही खेल जो होता है सिलेक्शन का वो होता है मॉडरेट लेवल पर। मॉडरेट लेवल पर आप कितना अच्छा खेल लोगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि इजी लेवल 80% लोग जो है वो कर लेंगे जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। मॉडरेट लेवल जो है वो आ जाते हैं मतलब 30-40 पर। हार्ड जो है वो अगर आप कर लेते हो, उसके क्वेश्चंस अगर आपको जम जाते हैं, फिर तो आप ये एकदम ब्लू ओशन के इस पर रहोगे, मतलब यहाँ पर आपके आसपास कोई भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है रॉलेट एक्ट 1919। तो अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताया है ना, रॉलेट एक्ट जो है इसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।